बच्चों, आज की क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर की समरी बनाएंगे। वेव ऑप्टिक्स की चैप्टर की समरी बनाने का मतलब है कि हम चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स हम उसके अंदर डिस्कस कर डालेंगे। और ये समरी उन बच्चों के लिए उपयोगी होगी जो अभी जुलाई में होने वाला जेई में, नीट या आईआईटी जेई एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, हम वेव ऑप्टिक्स की समरी बनाएंगे, राइट। तो इनको आप नोट्स बना लीजिए इस समरी के। आज के लेक्चर का नोट्स अच्छे से बना के रख लो आप लोग, और उस नोट्स को फिर आप यूज में लेना, राइट। मैं प्रयत्न करूंगा कि एक भी कंसेप्ट ना छूटे। तो देखिए, वेव ऑप्टिक्स, सबसे पहले मैं आपको जो है ना सब्जेक्ट जो है उसके बारे में बता दूं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में देखिए, आपको मैं बताऊं, इस नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहले जिस आदमी का दिमाग अपनी तरफ खींचा वो थे न्यूटन। न्यूटन साहब ने सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट की बात की। तो हम नेचर ऑफ लाइट में बात करेंगे न्यूटन्स थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे हाइगन साहब की, हाइगन साहब ने जो किया वो बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे मैक्सवेल वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मैक्स प्लांक की फोटोन थ्योरी, है ना, मैक्स प्लांक की बात करेंगे। मैक्स प्लांक की बात करने के बाद में हम डी ब्रोगली की बात करेंगे। ये सब बातें हम बहुत ही ब्रीफ में करेंगे, यानी हम ज्यादा डिटेल बातें नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हम क्या क्या करेंगे? इंटरफेरेंस में हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद में हम फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म की बात करेंगे। फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म की बात करेंगे। फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म के बाद में हम थिन फिल्म्स की बात करेंगे। थिन फिल्म्स की बात करने के बाद में हम बात करेंगे बिलेट्स स्प्लिट लेंस। बिलेट्स स्प्लिट लेंस एक्चुअली जो एडवांस वाले जो पेपर होते हैं उनमें कभी कभी चीजें आ जाएंगी। बिलेट्स स्प्लिट लेंस के बाद में हम बात करेंगे लोयर्स मिरर। लोयर्स मिरर, लोयर्स मिरर के बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स रिंग। ये सब बातें हम करेंगे, राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे पोलराइजेशन, सॉरी डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, राइट। तो मैं इसकी ब्रीफिंग स्टार्ट करता हूं, यानी हम चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट के अंदर लेकर के चलेंगे, लेकिन कंटेंट सारा आएगा। कंटेंट सारा का मतलब है कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल। तो आप तैयार हो जाइए, पेपर पेन निकाल लीजिए, अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। एक एक चीज लिखते रहेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो मेरे बोर्ड पर आ जाए उसका एक एक वर्ड लिख डालना है। हाँ, एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। वर्ड जो छूटेगा ना, आप मान लेना वही एग्जाम में आएगा। हाँ, ये बात समझ लो बच्चों, आप जो छोड़ोगे वही एग्जाम में आएगा, इसे छोड़ो कुछ मत। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ध्यान दीजिए, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स में लिखूंगा। सबसे पहला स्टेटमेंट है लाइट इज a stream, light is a stream of tiny, light is a stream of tiny light and elastic particles called as corpuscles.
जैसे आपके पास जो भी सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जो भी है, व्हाटएवर सोर्स ऑफ लाइट है ना, सूरज देवता भी सोर्स ऑफ लाइट है, हमारे सन साहब, सन जो है वो भी सोर्स ऑफ लाइट है ना। तो ध्यान दीजिए आप कि उसमें से स्ट्रीम निकलती है। न्यूटन ने कहा, न्यूटन साहब ने कहा, निकलता क्या है वो तो आज की बात हम करेंगे बाद में। न्यूटन साहब ने क्या कहा कि लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ टाइनी लाइट एंड इलास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पसेस। उसमें से वो पार्टिकल्स निकलते हैं। इनका सेकंड स्टेटमेंट था these corpuscles travel or propagate in all directions, in all possible directions. सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में ट्रेवल और प्रोपगेट करती है। तीसरी बात जो न्यूटन साहब ने कही वो ये कहा कि वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम। यानी कि जो कॉर्पसेल्स हैं इनकी डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है। ये बात किसने कही? न्यूटन साहब ने कही। लेकिन न्यूटन साहब की इस बात को मिस्टर फोकल्ट ने, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसको मैं फोकल्ट बोलता हूं, वैसे इसको फोको बोला करते हैं। तो फोको, FOCAULT, फोको, इन्होंने इसको गलत प्रूव किया। फोको ने एक्सपेरिमेंटली इसको गलत प्रूव किया। तो फोको प्रूव दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। फोको ने एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर किया कि नहीं, न्यूटन साहब की बात गलत है। वेलोसिटी जो है वो रेयर में ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। चौथी बात जो न्यूटन साहब ने कही वो ये कहा कि size of corpuscles are different for different colors. different colors के लिए जो corpuscles की साइज है वो अलग है। तो size of corpuscles are different for different colors. अब देखिए ये जो है ना सारी बातें हो गई कि कॉर्पसेल्स हैं, ये हैं, ये है, ये है। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी फेल्योर और सक्सेस की बात करते हैं। फेल्योर और सक्सेस की बात करते हैं। देखिए क्या है इसके जो सक्सेस थे, न्यूटन की थ्योरी के सक्सेस ये थे कि प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये सक्सेस मतलब न्यूटन could explain all these phenomena. So these three phenomena, propagation of light, reflection and refraction, को बहुत आराम से एक्सप्लेन कर दिया गया, राइट। लेकिन इसके जो फेल्योर थे, कहाँ ये फेल हो गए न्यूटन की थ्योरी, वो देखिए। इंटरफेरेंस में फेल हो गया, एक्सप्लेन नहीं हो पाया। डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, है ना, और पोलराइजेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। तो ध्यान दीजिए आप, इनको एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। ये न्यूटन की थ्योरी थी। अब ये जो है ना आपसे क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछते हैं कि कहाँ वो सक्सेसफुल रहे, कहाँ फेलियर हुआ, क्या उसका फेलियर था, कौन सा कांसेप्ट था, क्या था, ये सब चीजें पूछते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेज पे बात करेंगे हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस साहब ने लाइट की जो है थ्योरी जो बताई, उसमें ये कहा कि लाइट इज इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, है ना। तो देखिए हाइजेंस वेव थ्योरी, वेव है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मैकेनिकल वेव है तो प्रोपेगेटिंग मीडियम क्या है, क्योंकि मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम मस्ट है। तो हाइजेंस साहब ने कहा कि लाइट इज इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, है ना,
imaginary luminiferous, luminiferous, imaginary luminiferous and elastic medium, called ether, called ether, है ना? ether prevails, ether prevails in all space, all space। देखिए सच्चा सच्चा को ये था है, तो उन्होंने कहा कि लाइट प्रोपगेट्स इन एन इमेजिनरी luminiferous and elastic medium called ether, ether prevails in all space, सब जगह यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ पाया जाता है कौन ईथर। अब ईथर में क्या था, चमकदार था, ये ल्यूमिनिफेरस से चमकदार, जो सारे विश्व में है, सारे विश्व में। वो प्रूव दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, माइकलसन मोरले, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले का एक एक्सपेरिमेंट है, फेमस एक्सपेरिमेंट है वो, तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट प्रूव दिस रॉन्ग, कि भाई ऐसा कोई ईथर वगैरह पाया नहीं जाता। ये बड़ी समस्या हो गई थी हाइगन साहब के सामने। अब आप और देखते हैं हाइगन की बातें क्या थी, हाइगन की और बातें थी, वेवलेंथ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, wavelength is different for different colors, right? और क्या बात थी, speed is different in different medium, speed is different in different medium। बात को समझने की कोशिश करिए, है ना? और इन्होंने ये कहा कि velocity in a rarer medium is greater than velocity in denser medium, यानी न्यूटन ने जो कहा उससे उल्टी बात है ना? न्यूटन ने तो कहा था कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है, तो ये बात गलत, मतलब इन्होंने सही बात कही, राइट? लेकिन यहाँ बस समस्या यही आ गई कि ये ईथर वाली बात थोड़ी सी जम नहीं गई थी। उन्होंने कहा इमेजिनरी मीडियम है, ल्यूमिनिफेरस है ना? तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इस थ्योरी का सक्सेस कहाँ रहा, सक्सेस इस थ्योरी का जो रहा वो रहा प्रोपगेशन समझ में आ गया लोगों को। इस थ्योरी से प्रोपगेशन को समझाया जा सकता था कि हाउ लाइट इज प्रोपगेटिंग। अभी मैं इसके बारे में और भी बातें करूंगा प्रोपगेशन के बारे में, तो ध्यान दीजिए प्रोपगेशन समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन भी आ गया, इंटरफेरेंस भी आ गया और डिफ्रैक्शन भी समझ में आ गया इस थ्योरी से। ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, है ना? कई बार मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स आते हैं, तो ये इस तरह की चीजें पूछी जाती है कि कहां-कहां। अब सवाल ये उठता है कि अनसक्सेसफुल कहां-कहां रही, तो देखिए अनसक्सेस ऑफ दिस थ्योरी, अनसक्सेस ऑफ दिस थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये सब क्या होते हैं ये मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया होगा, है ना? तो जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़े हैं वो बच्चे इसको मॉडर्न फिजिक्स के अपने पुराने नोट्स उठा के देंगे, तो आपको ये चीजें वहां मिल जाएंगी, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं प्रोपगेशन। हाइगन ने सबसे बढ़िया जो बात की अपनी थ्योरी में, द बेस्ट थिंग जो हाइगन ने की वो उन्होंने प्रोपगेशन को समझाया, हाउ लाइट इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम सोर्स, कहां से पैदा हुई, कैसे आगे बढ़ती है, इसे हाइगन साहब ने बेहद शानदार तरीके से समझाया और उन्होंने थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ क्रिएट। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोपगेशन को समझाने में मैं बात करूंगा वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, एक मिनट इज जस्ट अ मिनट। हां, तो देखिए वेव फ्रंट की बातें करते हैं, है ना? वेव फ्रंट क्या है और क्या होता है, तो देखिए वेव फ्रंट क्या है एक्चुअली कि एक सोर्स से जब लाइट क्रिएट होती है तो लाइट रेज आगे बढ़ती है,
पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट बनेगा? अगर यहाँ से लाइट पैदा हो रही है, पॉइंट सोर्स है, तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स से हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट जब बनता है तो इंटेंसिटी को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। इंटेंसिटी होती है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ध्यान दीजिए, ये एनर्जी अपॉन टाइम को हम कहते हैं पावर, तो इंटेंसिटी हो गई पावर अपॉन एरिया। बिकॉज स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का एरिया क्या आएगा? पावर अपॉन 4/r²। इसका मतलब आपकी इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी 1/r² के प्रोपोर्शन में, 1/r² के प्रोपोर्शन में। अच्छा, अब ये तो हुई आपकी, इस तरह से हो गई। अब अपन बात करते हैं लीनियर सोर्स या सिलिंड्रिकल सोर्स। तो देखिए सिलिंड्रिकल सोर्स, सिलिंड्रिकल सोर्स कैसा है? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो देखिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो होता है वो जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट जलती है, तो एक तरीके से सिलेंडर है, लीनियर सोर्स है या सिलिंड्रिकल सोर्स है ना। तो लीनियर सोर्स या सिलिंड्रिकल सोर्स जो होता है उसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट पैदा होता है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा तो I बराबर क्या होगा? पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया कितना होगा बताओ? सिलेंडर का एरिया, सरफेस एरिया बताइए तो क्या होगा? 2πr है ना। तो मैं कहूंगा I इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1/r। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं जो आप सब लोग जानते हैं, एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब बताओ इंटेंसिटी अगर प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाएगा, है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/r। एक तीसरा जो वेव फ्रंट है वो है प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट जनरली जो है ना हम लेते हैं जब सोर्स इनफाइनाइट पर होता है। जब सोर्स इनफाइनाइट होता है प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं। प्लेन वेव फ्रंट का जो I है वो कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। ये तो आपकी वेव फ्रंट की बात है। अब मैं आपको प्रोपगेशन के बारे में बताता हूं कि हाइलेन साहब ने कहा कि जो है वेव फ्रंट में सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करते हैं और उन सेकेंडरी वेवलेट्स से लाइट आगे बढ़ती है। जैसे आप एक बात समझिए कि पहले एक वेव थी, फिर 1 से 2 हो गई, फिर 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, 16 हो गई, 64, 64 हो गई, 128 हो गई। तो इस तरह से लाइट आगे बढ़ती है। कैसे? देखिए सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, तो आप देखिए थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट क्या है। थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ये है कि all points of a wavefront, all points of any wavefront, all points of any wavefront becomes a source of, थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, becomes source of secondary wavelengths, secondary wavelengths traveling in all possible directions. अब देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, all points of any wavefront become source of secondary wavelets and secondary wavelets propagates in all possible directions. अब ये बड़ा गंभीर मामला है। यहाँ आके हाइगन साहब के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम। जैसे मान लो ये आपका कोई स्फेरिकल सोर्स था लाइट का, थोड़ा समझने की कोशिश करो आपको बात समझ में आएगी, है ना। ये जो है ऐसा हुआ। अब उन्होंने कहा कि भाई ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में जाता है, तो मान लो ये वेव फ्रंट है, ये सोर्स था, यहाँ पे वेव फ्रंट आएगा। अब इस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स बनेंगे और सेकेंडरी वेवलेट्स की जो वेव्स होंगी वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, सभी डायरेक्शन में। इन्होंने कहा ना, आपने मुझसे बोला था। अब यहाँ मुसीबत ये हुई
कि ये आगे जाने वाली बात तो समझ में आ रही थी, आगे जाने वाली बात तो समझ में आ रही थी, कि पीछे जाने वाली बात समझ में नहीं है। तो ये भी हाइगन की थ्योरी की एक प्रॉब्लम थी कि हाइगन वाज नॉट एबल, और ये कहूँ कि हाइगन की जो थ्योरी थी वो इस लायक नहीं थी, या मतलब वो इसको जो बैकवर्ड मूवमेंट था इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई होगा नहीं होगा, तो कुछ क्लियर नहीं था। तो ये जो है आपकी थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स थी, है ना, वेव फ्रंट वगैरह आपको समझ में आ गया। हाइगन की जो थ्योरी थी उसके सक्सेस अनसक्सेस भी आपको पता लग गया। अब यहाँ प्रॉब्लम जाके क्या हुआ कि जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इनको ये बारे में जब साइंटिस्ट ने सोचना समझना चालू किया, जब वैज्ञानिकों ने इस पर विचार करना शुरू किया, तो उनको ये फीलिंग आया कि शायद ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इनको तब समझाया जा सकता है जब लाइट को पार्टिकल मान लिया जाए। हाँ, पार्टिकल मान लिया जाए। अब मुसीबत ये हुई कि न्यूटन साहब भी पार्टिकल मान रहे थे, तो लोगों को लगा यार ये न्यूटन तो वास्तव में बड़े बड़े आदमी थे, तो ये तो पहले ही जो है ना पार्टिकल कह चुके थे, बिना पार्टिकल माने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इनका कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन ही पॉसिबल नहीं था। तो उसको देख करके जो है मैक्स प्लांक साहब ने उसका फोटोन थ्योरी दिया। लेकिन जो है उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो है ना मैक्सवेल साहब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हाइगन जो थे, हाइगन के कारण वेव प्रोपगेशन में बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ईथर जो है उसको माइकलसन मोरले साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिया था, फेल कर दिया था। ईथर तो होता ही नहीं, तो वहां पे प्रोपगेशन की प्रॉब्लम आई। तो क्या था कि मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ध्यान दीजिए मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन आर देयर, सारी प्रॉपर्टीज जो थी, जो वेव मोशन की थी हाइगन की, वो सारी प्रॉपर्टीज थी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन आर देयर, जो जो हाइगन की प्रॉपर्टी थी वो सब प्रॉपर्टीज थी, आर देयर, है ना, राइट। बट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव can propagate through all medium and also through vacuum, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हाइगन जो है ना वैक्यूम को समझा नहीं पा रहे थे कि वैक्यूम में से लाइट कैसे जाती है, लेकिन ये जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी इससे समझा दिया गया। इस मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में भी वही प्रॉब्लम आ गई, है ना। प्रोपगेशन सक्सेस देखिए कहां-कहां था, सक्सेस नहीं था सारा जहां हाइगन की थ्योरी थी, है ना, प्रोपगेशन में सक्सेस था, है ना, रिफ्लेक्शन एकदम एक्सप्लेन हो गया, रिफ्रैक्शन भी हो गया, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सब हो गया, है ना, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब एक्सप्लेन, है ना। लेकिन जो प्रॉब्लम खड़ी हुई वो कहां हुई, पोलराइजेशन, ये तो आपका सक्सेस हो गया। जो अनसक्सेसफुल हुए फेलियर ऑफ थ्योरी, ये कहां खड़ी हुई, ये खड़ी हुई कहां पे, फेलियर जो है वो हुआ अपना वहां जाकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही जो उसका हाइगन का जो फेलियर था वही ये था, क्योंकि वेव थ्योरी थी, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये सब जो है फेलियर, राइट। अब जब ये फेलियर हुआ तो मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था आपको कि वेव थ्योरी और पार्टिकल नेचर, है ना, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, इन दोनों में बड़ा कॉम्पिटिशन सा खड़ा हो गया है ना। कुछ लोग कह रहे थे वेव है, कुछ लोग कह रहे थे पार्टिकल है। अब समस्या ये है कि वेव मोशन जब मान लेते थे लाइट को तो सब कुछ हो जाता था बाकी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट में अटक जाता था। जैसे ही हम पार्टिकल नेचर मानते थे, जैसे फोटोन नेचर, तो देखिए मैक्स प्लांक फोटोन नेचर, फोटोन आइंस्टीन ने इसी थ्योरी की हेल्प लेकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने
इसको बेटर वे में बाद में कहा गया एनर्जी पैकेट्स। पहले तो एनर्जी पार्टिकल्स बोला था, बाद में बोला एनर्जी पैकेट्स, लाइट एनर्जी पैकेट्स। इन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। फोटोन कहा गया। फोटोन को फिर बाद में एक पैकेट बताया गया और उस पैकेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई। पैकेट में क्या बताई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि पैकेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, राइट? इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी इसकी एनर्जी बताई h म्यू। h म्यू इज h से अपॉन लैम्डा। ये जो फोटोन का पैकेट बताया गया, फोटोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पैकेट बताया गया, डिब्बा बताया गया कि जा रहा है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। इससे क्या हुआ? इससे देखो क्या हुआ वापस से। सक्सेस कहां कहां रहा इस थ्योरी का? इस थ्योरी का सक्सेस रहा प्रोपगेशन समझ में आ गया, प्रोपगेशन समझ में आ गया। इस थ्योरी से रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया था इस थ्योरी से। और इस थ्योरी से क्या क्या समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझ में आ गया, कॉम्पटन इफेक्ट भी समझ में आ गया, रमन इफेक्ट भी समझ में आ गया, है ना? ये सब समझ में आ गया। ये सारे इफेक्ट मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा दिए, राइट? अब इसका फेल्योर कहां कहां था? फेल्योर था वही इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अब बच्चों जरा विचार करो मामले पर। मामला बड़ा गंभीर है, यानी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स इस बात को लेके परेशान हो गए थे कि ये लाइट आखिर है क्या, है क्या ये लाइट? क्योंकि अगर इसको वेव नेचर मानते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट पे प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, एक्सप्लेन नहीं हो पाते। और अगर पार्टिकल या एनर्जी पैकेट मान लेते हैं तो कहां प्रॉब्लम आ जाती है? उसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। और जहां तक प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात है वो तो सदाबहार है, सबसे एक्सप्लेन हो रहा है, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस समस्या के बाद में एक साइंटिस्ट जो है जिनको हम डी ब्रॉगली कहते हैं, वो सबसे मस्त आदमी थे, है ना? उन्होंने कहा भैया लाइट दोनों है, पार्टिकल भी है और वेव भी। अब पार्टिकल भी है, वेव भी है, तो लोगों को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो डी ब्रॉगली साहब ने कहा देखिए बात ऐसी है कि लाइट बिहेव्स as a particle when it interacts with the matter, and light behaves as a wave when it is not interacting with the matter. अब मैटर से इंटरेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन में क्या था कि जो है अगर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन है तो वो उसमें क्या होता है, मैटर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट है वहां पे मैटर से इंटरेक्शन होता है, तो वहां पे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और बाकी वो वेव की तरह बिहेव करती है। डी ब्रॉगलीज वेव थ्योरी, इसको मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया था, उसके अंदर मैटर वेव थ्योरी। जब मैंने मैटर वेव थ्योरी कराई थी तो डी ब्रॉगली की जो ये थ्योरी थी इसको बहुत डिटेल के अंदर हमने किया था और एक पूरा का पूरा शायद 2 घंटे की पढ़ाई इसी बात पर की थी, है ना? उसमें हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से उसको प्रूव भी किया था, राइट? चलिए अब मैं आता हूं इंटरफेरेंस। तो देखिए हम अब बात करेंगे इंटरफेरेंस की, राइट? तो देखिए क्या होता है इंटरफेरेंस, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, when two waves of constant phase difference when two waves of constant phase difference, एक मिनट, produced from source, when two waves of constant phase difference produced from source से कांस्टेंट फेज डिफरेंस की 2 वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि these two waves are producing with constant phase difference from source, are propagating
same direction get superimposed in medium, then at few points resultant intensity and amplitude get enhanced. When two waves of constant phase difference produced from source are propagating in same direction, get superimposed in medium, then at few points resultant intensity and amplitude gets enhanced, called points of constructive interference. Points of constructive interference. But at some other points, resultant intensity and amplitude. Resultant intensity and amplitude is diminished. Called points of destructive interference. Points of destructive interference, है ना? हाँ, तो ये जो this phenomenon is called interference. इस phenomenon को interference कहते हैं. क्या phenomenon है सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से. जैसे आपके पास में कोई दो सोर्सेज हैं, वहां से लाइट आ रही है. कंडीशन क्या है? उन दो सोर्सेज से जो लाइट आ रही है, वहां से जहां ओरिजिनेट हो रही है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. यानी कि वहां पे फेज डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए. जब वो दो वेव्स आ करके मीडियम में सुपर इम्पोज होती हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कुछ दूसरे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां इंटेंसिटी घट जाती है. ये जो फिनोमेनन है, ये जो इंसिडेंस है, इसी का नाम इंटरफेरेंस है. कि एक कुछ जगह पे बढ़ जाता है, कुछ जगह पर घट जाता है. ये कि इंटरफेरेंस है. अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इंटरफेरेंस की, ये तो डेफिनेशन फंडामेंटल हो गई. अब मैं आपसे बात करता हूं कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस का क्या बनना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या बना है. तो देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपको सस्टेनेबल और ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस चाहिए, है ना, तो देखिए, टू प्रोड्यूस a sustained and observable interference. To produce a sustained and observable interference, two sources should be creating light of constant phase difference. ये आपकी जरूरी चीज है ना. Such two sources are called coherent source. And यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपसे. Two independent sources cannot produce coherent light, cannot produce coherent waves. एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. लाइट जो पैदा
जैसे मेरे कमरे में लाइट जल रही है, तो ये जो लाइट मेरे कमरे में जल रही है ना, इसमें पता है क्या हो रहा है, इंटरनल वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इंटरनल वाइब्रेशंस हो रहे हैं। और अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स ले लेते हैं हम, तो ये इंडिपेंडेंट वाइब्रेशंस होते रहते हैं, दोनों अलग अलग स्टाइल के अंदर अपने मस्ती से वाइब्रेट करते हैं, उनकी फेज कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, हाँ कभी नहीं सकती। इसलिए हम क्या करते हैं कि टू प्रोड्यूस कोहेरेंट वेव सोर्सेज, है ना, टू प्रोड्यूस कोहेरेंट वेव सोर्सेज, क्योंकि मस्ट है, अगर आपके कोहेरेंट वेव सोर्स नहीं है तो यू कैन नॉट क्रिएट सस्टेनेबल एंड ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, बार बार बदलता रहेगा, किससे ये कैसे चेक करोगे? टू प्रोड्यूस कोहेरेंट वेव सोर्सेज we make two subsources from a single monochromatic source, ध्यान दीजिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं हम, है ना, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। जनरली मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होता है वो सोडियम लैंप होता है, जनरल, है ना। तो सोडियम लैंप में क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है। तो टू प्रोड्यूस कोहेरेंट वेव सोर्स वी मेक टू सब सोर्सेज फ्रॉम अ सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स, राइट। अब ध्यान दीजिए आप, इसके लिए दो तरीके हैं, है ना। तो देयर आर टू वेज of producing two coherent source from a single monochromatic source, there are two ways of producing two coherent source from a single monochromatic source, right? कौन-कौन से वेज हैं? पहला तरीका है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा तरीका है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटे ध्यान दो, हमें अगर कोहेरेंट सोर्स बनाने हैं, दो सोर्स चाहिए जी इंटरफेरेंस पैदा करने के लिए। नियम की बात ये है कि अगर आप इंटरफेरेंस देखना चाहते हो, लेबोरेटरी के अंदर चेक करना चाहते हो, तो आपके पास दो सोर्स होने चाहिए और कोहेरेंट होने चाहिए। मैंने ये यहाँ पे बोल दिया कि जो दो इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। अब कोहेरेंट सोर्स अगर आप बनाना ही चाहते हो तो आपको एक सोर्स के दो बनाने पड़ेंगे, सब सोर्स, तो वो कोहेरेंट होंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला तरीका है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा तरीका है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या क्या होते हैं तरीके सुनिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी सवाल आ जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, और जो थिन फिल्म्स में होता है वो भी यही होता है, हाँ? और जो आपका लॉयड मिरर है वो भी यही होता है। बिलेट्स स्प्लिट लेंस में भी यही होता है, बिलेट्स स्प्लिट लेंस, है ना। बिलेट्स स्प्लिट लेंस एक्चुअली में कुछ नहीं होता, एक लेंस होता है, उसके बीच में से हम दो टुकड़े कर देते हैं, सेंटर में से थोड़ा सा ऊपर खिंचा देते हैं। अब क्या हो गया, वो दो लेंस बन गए, उनकी दो अलग अलग एक सोर्स की इमेज बन जाती है, कुछ नहीं है, हाँ। तो वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ही है एक तरीके से, है ना। ये लोयर्स मिरर में भी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ही है। न्यूटन रिंग जो है ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ये हम आपसे बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इंटरफेरेंस का, थोड़ा सा हम एनालिटिकल पोर्शन देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए इंटरफेरेंस क्या है। दो वेव्स हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली, सेम डायरेक्शन में चलने वाली, उनका जब सुपर इंपोजिशन होता है तो इंटरफेरेंस बनता है। तो चलिए अब हम इंटरफेरेंस पर आ जाते हैं।
वेव्स ले रहा हूं मैं, कोई सी भी दो वेव्स ले रहे हैं हम, तो देखिए मैं क्या ले रहा हूं वेव, y1 बराबर है a sin ओमेगा t माइनस kx, y2 बराबर है b sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा। अब आप देखिए ये जो थीटा है ना, थीटा को हम कहते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए टाइम टाइम, देखिए क्यों नहीं बदलना चाहिए वो अपन 5 मिनट बाद समझाऊंगा। तो आप देखिए ये फेज डिफरेंस जो है ना कांस्टेंट क्यों रहना चाहिए। अब आपको मैं r बताता हूं, r इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दोनों वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मैंने आपको ये जो है डिराइव करवाया था जब हमने डिटेल में क्लास पढ़ी थी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका आया था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। आपका जो है फेज या फाइनल क्या आया था, देखिए फाइनल जो इक्वेशन आई थी आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन, तो y इक्वल टू r sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5 था। ये जो 5 था ना इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, टेंजेंट इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये चीज जनरली बच्चों को याद नहीं रह पाती, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो चीजें जनरली याद नहीं रहती उसको याद करने का ट्राई भी मत करिए, क्योंकि वो याद करने में क्या होता है कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। उसको अगर आप 1 मिनट का अपना टाइम दे दें, जैसे मान लो आपके एग्जाम में ही आ गया कि 5 की वैल्यू बताओ, मान लो आ गया सवाल, अब आपको वहां पे थोड़ा सा कभी कभी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन क्या वो सोचने लग जाता है, मैंने देखा बच्चों गलती करते हैं, अगर दो ऑप्शन दे दो ऊपर साइन दे दो नीचे कोस दे दो ऊपर कोस दे तो साइन दे तो परेशान हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको फटाक से एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, एक आपको ए बनाना है ए और एक आपको बी बनाना है बी। देखिए वेक्टर बन गया आपका, अब ये आपका थीटा है एंगल, है ना। अब आपको इसको रिजल्टेंट बनाना है दोनों वेक्टर्स का, आपको 1 मिनट के अंदर चीज समझ में आ जाएगी, इट विल नॉट टेक टाइम, बहुत समय नहीं लगेगा। ये आपका बी है, समय की चिंता मत करो, जब आप कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो समय खराब होता ही नहीं है, समय केवल तभी खराब होता है जब कॉन्सेप्चुअल नहीं होता। अब आप देखिए ये आपका फाइन है, इसको रिजल्टेंट फेज बोलते हैं। अब मैं अगर इसको आगे बढ़ा दूं तो ये थीटा है, ये जब थीटा है ये बी है, तो निश्चित रूप से ये बी को sin थीटा हो जाएगा और निश्चित रूप से ये बी cos थीटा हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने समझने की कोई बात है नहीं, अपने आप ही टेंजेंट फाई आ गया। देखो आपका क्या आ गया टेंजेंट फाई बी sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, बस ठीक है, ये रिजल्टेंट फेज एंगल है। अब देखो आप ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास में है, मैं I को लिखता हूं, I इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज ऑलवेज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को मैं लिख रहा हूं r स्क्वायर। ध्यान दीजिए इंटेंसिटी एक्चुअल में एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, मैं यहां छोटी सी बात बताऊं, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, चलो यही बता, ये इधर देखो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यहां पर आप एक कांस्टेंट डाल सकते हैं, इस कांस्टेंट को जनरली 1 ले लिया जाता है, 1 ले लेने से ये होता है कि हम इस कांस्टेंट की बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, है ना, समस्या समाप्त। तो ये I बराबर इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब मैं इस I को r स्क्वायर बोलूंगा तो पता है मैं साथ साथ एक चीज और भी बोल दूंगा, I1 बराबर a स्क्वायर, I2 बराबर क्या b स्क्वायर, ये बात भी बोल, है ना। I1 is intensity of the first wave, I2 is intensity of the second wave, and I is the resultant intensity। तो resultant intensity को क्या बोल दूंगा, resultant intensity बोल दूंगा r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आ जाएगा। अब आप इस r स्क्वायर को देखेंगे ना, इस I को, I देखो मैं लिखा हूं यहां a स्क्वायर को लिख रहा हूं I1 प्लस I2 प्लस 2ab cos थीटा, ab cos थीटा क्या लिखूं, अंडर रूट I1 आ गया। अब आप यहां देखिए आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है बेटे, ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फेज डिफरेंस जो थीटा है ये टाइम के साथ बार बार बदलने लग जाए तो सोचो इंटरफेरेंस पैटर्न का कितना बुरा हाल
इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है ये इस थीटा पर डिपेंड करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो थीटा ओरिजिनेट हो रहा है वो कांस्टेंट हो जाए, तो आगे के पॉइंट्स वाले तो कांस्टेंट बन ही जाएंगे फिर, क्योंकि वहां वेरिएबिलिटी नहीं आएगी तो यहां भी वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। चलिए ये मैंने आपको मिटा दिया। अब मैं यहां वाली चीज को मिटाता हूं क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया, कभी बच्चा मिस कर जाता है। ठीक है, अब देखो आप, मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि अगर आपका थीटा जो है वो 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 2n पाई हो जाए, तो बताओ cos थीटा कितना होगा? cos थीटा +1 होगा। तो आपका r बराबर क्या आ जाएगा? a + b आ जाएगा। इसको हम r मैक्सिमम बोलेंगे। आपका i क्या आ जाएगा? i आ जाएगा i1 + i2 + 2 √ i1 i2, इसको हम i मैक्सिमम बोलेंगे, राइट? इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान दो आप आगे, अगर आपका थीटा जो है वो हो जाए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n - 1 पाई, ऐसा अगर थीटा हो जाता है तो देखिए क्या होगा, फिर आपका जो r है वो हो जाएगा a - b, इसे हम r मिनिमम कहते हैं। आपका जो i है वो क्या हो जाएगा? i हो जाएगा i1 + i2 - 2 √ i1 i2 इट इज इक्वल टू i मिनिमम। यस, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, मेरे ये जो वीडियो है इस क्लास का, जो ये वाला वीडियो है, कृपया इस वीडियो को वो बच्चे ना देखें जो एकदम फ्रेश बच्चे, यानी जो अब 11th 12th में आए, वो बच्चे इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चे तैयारी पूरी कर चुके हैं और अब जो जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं, वो इसको अच्छे से देखें, क्योंकि उनके काम की चीज है। अब आप देखो कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल बात कर रहा हूँ, आप साफ दिखाई दे रहा है। देखो, आई मैक्सिमम में कुछ जुड़ गया और आई मिनिमम में कुछ घट गया। देखो यहां पर आप लोग जांच पड़ताल करें, आई मैक्सिमम इसके अंदर का ये चीज ऐड हो गई और आई मिनिमम में ये चीज सब्ट्रैक्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि द पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस are being added with some additional energy, while the points of destructive interference are being separated with the same amount of energy. जितना उधर बढ़ा उतना इधर घट गया। इसका मतलब it is the energy conservation। इसका मतलब है कि interference is following conservation of energy। conservation of energy है ना? only redistribution of energy is taking place, only redistribution of energy is taking place, मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट? अब आप यहां पर एक चीज देखिए, R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम, R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम का रेशियो क्या है? A + B अपॉन A - B। बेटे इस A + B अपॉन A - B को मैं √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 लिख रहा हूं। और फिर मैं पता है क्या करूंगा? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम को भी लिख दूंगा मैं। तो पता है मैं क्या लिखूंगा? मैं लिख दूंगा A + B का होल स्क्वायर अपॉन A - B का होल स्क्वायर। इसके बाद में मैं A + B अपॉन A - B, इसको मैं लिख दूंगा √। ये एक्चुअली में सवाल आते हैं इस पर सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। अब इसके अंदर मैं अगर कंपोनेंट और डिवाइडेंड लगा दूं, सब लोग क्योंकि तैयारी कर चुके हैं ना, इसलिए एक्सप्रेस लोग हैं, ये वीडियो एक्सप्रेस बच्चों के लिए बनाया गया है, तो आप थोड़ा सा समझ ही रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, है ना? हां, कर क्या रहा हूं ये आप देख ही रहे होंगे। ये आपका ये आपके इंटरफेरेंस का एनालिटिकल पोर्शन
कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस का, जो है ना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंटल कोर्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम, वेव फ्रंट के दो टुकड़े कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, वेव फ्रंट के दो टुकड़े कर देते हैं, है ना। एक मिनट, तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें हम वेव फ्रंट के दो टुकड़े कर देते हैं। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कोई खास बात नहीं होती है, बहुत ही सिंपल सी बात होती है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या होता है, हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है। इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के थोड़ा सा मूवमेंट करके हम एक कार्डबोर्ड से डबल स्लिट बना देते हैं। यहाँ से जो लाइट एमिट होती है वो लाइट इसमें यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसे कहते हैं S1, इसे कहते हैं S2। तो S1 एंड S2 are two subsources, है ना? और इसको कोहेरेंट सोर्स होते हैं। ये कोहेरेंट सोर्स एक ही उससे बनाया जाता है, टू सबसोर्सेस कोहेरेंट सोर्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं d, है ना। तो d इज व्हाट, S1 S2, S1 S2। इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ होता है। सेंट्रल पॉइंट से जो है कैपिटल D डिस्टेंस पर हम एक स्क्रीन रखते हैं, स्क्रीन रखते हैं कैपिटल D डिस्टेंस पर, राइट। सभी बच्चे मेरी एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, है ना। ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है बेटा, ध्यान देना। ये है ना, ये सेंट्रल पॉइंट है। जस्ट प्लीज यस यस, तो आप देखिए ये जो सेंट्रल पॉइंट है, S1 से रे आ रही है इस सेंट्रल पॉइंट पर, S2 से रे आ रही है इस सेंट्रल पॉइंट पर। तो एक बात बहुत ही ऑब्वियस है, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट टू वेव्स starting from S1 to S2 arriving at point C having same path difference। दोनों वेव्स ने इक्वल पाथ ट्रेवल किया है। जब दोनों वेव्स ने इक्वल पाथ ट्रेवल किया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों का पाथ डिफरेंस 0 आएगा। जब पाथ डिफरेंस 0 आएगा तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा। फेज डिफरेंस जब 0 हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। तो यहाँ हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज। अब देखिए अगर हम इसकी जगह कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर पॉइंट P है एंड दिस पॉइंट इज एट x डिस्टेंस, तो फिर यहाँ पर S1 से रे चलेगी, S2 से रे चलेगी एंड इट इज वेरी ऑब्वियस दैट रे और वेव स्टार्टिंग फ्रॉम S2 इज ट्रैवलिंग मोर डिस्टेंस देन S1। S1 जो है वो छोटा चल रहा है, S2 ज्यादा चल रहा है। अब इसका फेज पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा S2m, करेक्ट। अगर मैं इस सेंटर पॉइंट को P पॉइंट से मिला और उसको मैं यहाँ पर अगर इस एंगल का नाम मैं रख देता हूँ अल्फा, क्या रख दिया, अल्फा रख दिया। तो देखिए जो है ना मैंने आपको जो पढ़ाया था उसे मैं थोड़ा सा तेज स्पीड में लूंगा, है ना। तो आप देखो इसको क्या करते हैं कि ध्यान दो, यहाँ पर ये जो डेल्टा है ना, इस डेल्टा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लेकिन मैं इससे पहले दो बातें आपको और बताऊं। ये एंगल जो अल्फा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी अप्रोक्सीमेटली अल्फा, इट इज नॉट करेक्ट। इफ इट इज अल्फा देन इट विल बी अल्फा अप्रोक्सीमेटली। मैं वहां पे लिख रहा हूं टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा बराबर मैं लिख रहा हूं x अपॉन कैपिटल D, है ना। एंड sin अल्फा मैं यहां पे लिख रहा हूं S2m अपॉन स्मॉल d, चेक करो S2m अपॉन स्मॉल d sin अल्फा। दिस इज डेल्टा अपॉन स्मॉल d, है ना।
बिकॉज अल्फा जनरली वी टेक इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा स्मॉल है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा इज नियरली इक्वल टू sin अल्फा, और जब ऐसा होगा तो x स्मॉल d इक्वल टू डेल्टा अपॉन d। इसका मतलब डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस, डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आपका आएगा x स्मॉल d अपॉन कैपिटल, ये डेल्टा। अब आप देखिए मैं यहाँ पर दोनों केस डिस्कस करूंगा। ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज वर्ड मींस चमकदार फ्रिंज। भैया इस दुनिया में चमक कब आती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। बच्चे समझिए थोड़ा सा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है लैम्डा, 2 लैम्डा n लैम्डा। फेज डिफरेंस जो है थीटा वो होता है 0 पाई, सॉरी 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई, ये। और टाइम डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस, इसको कहते हैं 0 t 2t nt। and what is t? T is the time period, time period of oscillation of waves, आप सब जानते हैं इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। अब देखो ये जब आपके आएगा तो मैं कहूंगा कि जो डेल्टा है ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन वो है डेल्टा इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, इसे हम कहेंगे n लैम्डा। मैं इसको कहता हूं x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बेटे इसको मैं एक परमानेंट जो है ना रिजल्ट आपको बता देता हूं, मैंने बताया भी होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, यह काम की चीज नहीं रही हमारी, बस इतनी देर के लिए जब तक जरूरत है तब तक हम बात करेंगे। चलिए अब आप देखिए इसको, इधर देखो ये आपके पास में x आ गया, इसका मतलब ये है कि xn, इसको मैं कहूंगा पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो ये आ जाएगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल। ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ले सकते हो, राइट, जो भी है। अब आगे देखिए आप डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम डेल्टा को क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बच्चे चेक करें। चलिए ध्यान दो, तो बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका डेल्टा आता है वो लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 और 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। आप लोग एक बात ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको केयरफुल करूँ, कई किताबों में इसको 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 लिखा रहता है, वो सही होता है, मतलब मैं यहाँ पे इस चीज में बात नहीं करना चाहता कि यहाँ -1 लिखें या +1 लिखें, दोनों ही ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन मैं जो बच्चा अब एग्जाम देने जा रहा है जुलाई के अंदर, उसको मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको 2n माइनस 1 लिख करके करें। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो nth डार्क फ्रिंज है ना उसी क्वेश्चन डायरेक्ट आएगी, प्लस लिखने में आपको थोड़ा सा nth डार्क फ्रिंज में फिर वो थोड़ा पंगा करना पड़ेगा, क्योंकि 0 वाली आएगी फिर 1 2 3 वाली डार्क फ्रिंज आएगी, थोड़ा सा गड़बड़ होगा यार, इसलिए बेटर है कि आप -1 को काम करें। अगर इसका फेज डिफरेंस लेते हैं आप तो ये पाई 3 पाई और क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। जो आप इसका डेल्टा टी काम में लेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा t बाय 2, 3t बाय 2, 2n माइनस 1 t बाय 2। चेक करिए, तो इसको आप अच्छे से चेक करिए, राइट। अब आप देखिए कि ये डार्क फ्रिंज की बात हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं nth डार्क फ्रिंज की बात करूं तो xn डैश डैश, देखिए इसको मैंने कहा xn डैश मिला है, यहां डैश लगा दिया, डैश मतलब पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। बताइए क्या है nth डार्क फ्रिंज, कुछ नहीं, बस n की जगह ये बकवास आ जाएगी केवल 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन ये आ जाएगी, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज है, वो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज थी। अच्छा फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी, देखिए फ्रिंज विड्थ जो है ना वो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस ले, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस ले। तो देखिए मैं लेता हूं
अपॉन स्मॉल डी आएगा। आई डोंट वांट टू डिस्कस मच अबाउट, है ना। अब ध्यान दो, अगर आपने मान लीजिए डार्क फ्रिंज ली तो भी ऐसा ही आएगा, है ना। आपके लिए हमेशा फ्रिंज विड्थ इतना ही आएगा। चलिए हम एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, हम छोटा सा सवाल कर लेते हैं, है ना। डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट फ्रिंज, distance between third bright fringe and 11th dark fringe, इसके बीच की डिस्टेंस है। अब आप ध्यान दो, ये आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड 11th डार्क फ्रिंज। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान देना है कि कभी भी आपके ट्राई मत करिए, ऐसा ट्राई बिल्कुल भी मत करिए कि आप डायग्राम बनाने लग जाए ना, नो डायग्राम। आपको कंसेप्ट काम में लेना है, डायग्राम बनाने का चक्कर तो फिर आप बस गिनते ही रह जाओ, है ना। फिर आप सवाल सॉल्व नहीं करके आओगे, एग्जाम में टाइम खराब हो जाएगा। आप लिखिए थर्ड ब्राइट, तो x3 इज इक्वल टू n लैम्डा डी, फार्मूला लगाइए 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और x 11 डैश, आप फार्मूला लगाइए 11 रखिए यहां, उसके अंदर ये वाला फार्मूला 11 कितना आ जाएगा 22 माइनस 1 21, तो 21 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, तो ये डिस्टेंस आपकी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो आ जाएगी डेल्टा इक्वल टू x 11 डैश माइनस x, इट इज इक्वल टू 21 लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी माइनस 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो देखो जरा चेक करो भैया कितना आ रहा है, ये 2D आएगा ना। हाँ 2D लिखो भैया, आप लोग ऐसे देखो 2D लिखो। चलो अब देखो क्या आएगा, अब जब आप इसको करेंगे तो ये 2D, यहाँ पे आप करेंगे लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन लो जल्दी से और कैलकुलेशन करो, तो मुझे लगता है ये 15 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आएगा। 15 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आने का मतलब है 7.5 बीटा आएगा, यानी कि 7.5 बीटा है इसके बीच। देखो थर्ड एंड 11th के बीच, थर्ड ब्राइट एंड 11th डार्क 7.5 बीटा होगी, 7.5 फ्रिंजें होंगी, 7.5 फ्रिंजें, राइट। चलिए इसको बता देते हैं। अब आप आगे की बात, ये आपका बीटा जो आया है ना, बीटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो है ना, इसको हम कहेंगे बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब आप जब यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए एक घटना घटित होगी कि अगर आपकी लैम्डा बदली तो बीटा बदली, इसका मतलब अलग अलग कलर की बीटा अलग अलग, वॉयलेट कलर की बीटा सबसे नैरो होगी और जो रेड कलर की बीटा है वो सबसे ब्रॉड होगी। इसके अलावा अगर आप मान लो इंस्ट्रूमेंट को, ये सारा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है, इस सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को अगर आप उठा करके किसी मटेरियल के अंदर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, उस मटेरियल का इफेक्ट आ जाएगा, तो आपका क्या होगा कि जो है बीटा बदल जाएगी, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा, जब मटेरियल चेंज होगा तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मटेरियल चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्कस मच, लेकिन मैं हल्की सी चीज बता देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, रे ऑप्टिक्स के अंदर तो हम कर ही चुके हैं बहुत डिटेल में, है ना। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इसके लिए मैं बताऊं μ122, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। आप ध्यान दो, अब इसको मैं कहता हूं v1 अपॉन v2, यानी वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, वेवलेंथ इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन द सेकंड मीडियम। इसको आप लोग अगर स्नेल्स लॉ लगाते हो तो sin i अपॉन sin r कह देते हो, वो आप जानते हो, है ना। मैं ना बताऊं तो भी आप जानते हो वो सब, है ना। इसको हम कहते हैं μ2 अपॉन μ1। अब ये μ2 क्या होता है, μ1 क्या होता है, μ2 क्या चीज होती है और μ1 क्या चीज होती है, ये मैं बताऊं।
μ2 होता है c अपॉन v और μ1 होता है c अपॉन v। ये इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम and it is refractive index of medium one. What is c? C is speed of light in vacuum. What is v1? v1 is speed of light in medium one. v2 is speed of light in medium। ये सब चीजें आपकी जो है ना ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोगों से एक चीज कहनी है मुझे कि फ्रिंज के बारे में जब बात करते हैं आप कि कौन सी फ्रिंज, ये सवाल बहुत सारे आते हैं। आप लोग कभी भी फ्रिंज का डायग्राम मत बनाइए। फ्रिंज का डायग्राम बनाते ही आप लोग जब काउंट करने बैठेंगे ना तो देयर विल बी सम मिस्टेक है। तो बेटर है कि नेगेटिव मार्किंग का हम बिल्कुल भी प्रयत्न ना करें। हमारी जिंदगी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, एकदम मार्क्स पूरे पूरे आने चाहिए। ठीक है, तो मिटा दें इसको पूरे को। अब देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। चलिए एक छोटा सा पार्ट जो है ना इसके अंदर वो बता देते हैं। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, तो देखिए इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो व्हाइट लाइट जो होती है ना उसके वो यूज लेते हैं तो दो तीन चीजें मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट। जब आप व्हाइट लाइट काम में लेंगे तो जो सेंट्रल फ्रिंज बनेगी ना वो व्हाइट बनेगी, एकदम व्हाइट, राइट। अच्छा अब ध्यान दो, क्योंकि आपका जो लैम्डा है बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो जो ब्लू वाली है ना वॉयलेट लाइट ये वॉयलेट लाइट इनर कोर पे आएगी और जो रेड लाइट है वो आउटर कोर पे जाएगी। यानी कि नेक्स्ट टू सेंट्रल फ्रिंज, नेक्स्ट टू सेंट्रल फ्रिंज, नेक्स्ट टू सेंट्रल फ्रिंज है ना, नेक्स्ट टू सेंट्रल फ्रिंज वॉयलेट फ्रिंज will be closer and red fringe will be farther, will be on outer pole। इसका मतलब ये हुआ कि next to the central fringe violet will be inner pole है ना and red fringe will be on outer pole है ना, तो inner pole violet fringe will be on inner edge, inner edge बोल दीजिए आप उसका, and red fringe will be on outer pole, right, outer edge, ये बोल दीजिए ज्यादा अच्छा है। ये सब आपका क्या था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। अब हमारा इस वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो बच गया है वो बच गया है फ्रेनेल बाइप्रिज्म, थिन फ्रिंज थिन फिल्म्स के बाद बिलेट्स, स्प्लिट लेंस, उसके बाद एलोक्स मिरर और क्या न्यूटन्स। ये सब छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, यानी हम मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आज कर चुके हैं। अब मैं अगला लेक्चर जो है ना वो लूंगा, उसके अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ये जितनी चीजें मैंने अभी बोली है ना आपको, फ्रेनेल बाइप्रिज्म इट विल टेक अबाउट 7 मिनट्स है, और फ्रेनेल बाइप्रिज्म के बाद में थिन फिल्म्स, इसमें भी हमारे को 6 मिनट 5 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो है ना ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की हैं सारी की सारी चीजें। और उसके बाद में हम आएंगे पोलराइजेशन, वो सॉरी डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप इससे कंटिन्यू करिए, ये सारे नोट्स आज रिवाइज करिए, अभी रिवाइज करिए, लिख लिए हैं तो पूरे एक एक वर्ड आप लिख लीजिए, राइट। ओके, नमस्ते।